साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास हिस्ट्री की क्लास है। इसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति किस तरह की थी, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग जिस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते थे, जीवन निर्वाह करने के लिए जिन वस्तुओं का उन्होंने उपयोग किया, क्या लगभग उसी तरीके का जीवन आज कुछ लोग जी रहे हैं, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर धर्म की बात करेंगे तो ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि सिंधुकालीन जो धार्मिक व्यवस्था थी जिसे लोगों ने अपनाया, आज के लोग क्या उसी तरीके से धर्म को अपना रहे हैं या मान रहे हैं। जिन जिन चीज़ों का हड़प्पाई लोगों ने धर्म के रूप में पूजा, उसकी पूजा की, उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए, क्या उसी तरीके की व्यवस्था आज भी समाज में चल रही है। तो इसमें हम ये बताएं आपको कि सामाजिक स्थिति के विषय में, तो जैसे आपको पता है कि सिंधु सभ्यता की जो जानकारी हमें मिली, जो वहाँ से लेख मिले, वो आज भी अपठनीय है, अर्थात उसे पढ़ा नहीं गया है। अर्थात जो वहाँ से खुदाई के दौरान जो वहाँ से मृदभांड मिले, जो वहाँ से मुहरें मिली, या फिर और जो चीज़ें वहाँ से उत्खनन के दौरान हमें पुरातत्व साक्ष्य मिले, उसी के आधार पर हम यही आकलन करते हैं कि हड़प्पाई लोग इन वस्तुओं या इन चीज़ों का उपयोग करते थे। जैसे कोई मृदभांड मिला, वहाँ से उन मृदभांडों पर जिस तरीके का चित्र उन्होंने अंकित किया, उस मृदभांडों को सजाने के लिए, चाहे उस पर वृषभ का चित्र रहा हो या हिरण का चित्र रहा हो या तमाम प्रकार के पशु पक्षियों और जो और हैं उनका चित्र रहा हो, इस तरीके के चित्रों के माध्यम से हमें यही अनुमान लगाते हैं कि उस समय का जो समाज था इन चीज़ों से, इन पशु पक्षियों से वह संबंध रखता था। उसके बाद खाने पीने की चीज़ों में उन्होंने क्या अपनाया। जैसे आज के लोग शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, उसी तरीके का समाज हड़प्पाई समाज था। वहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। शाकाहारी में आज की तरह दूध, दही, मक्खन, गेहूं, जौ, चावल, कपास, इन तमाम चीज़ों का प्रयोग हड़प्पाई लोग भी करते थे, और आज का समाज जिसे हम लोग हैं उन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद कपड़े की बात करें, हड़प्पाई लोग जिस कपड़ों का प्रयोग करते थे, चाहे सूती वस्त्र रहा हो या रेशमी रहा हो या फिर और जो वस्त्र उन्होंने पहना, आज के लोग जो वस्त्र पहन रहे उसमें समानता, सूती वस्त्र तब भी चलता था, सूती वस्त्र आज भी चलता है, जो कपास द्वारा निर्मित होता था, आज भी लोग पहन रहे हैं। अर्थात ये जो परंपरा चली आ रही है, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ आज के लोग भी उन चीज़ों को वैसे ही अपना रहे हैं। अगर हम धर्म की बात करें, धर्म में बहुत कुछ खास अंतर दिखाई नहीं देता हड़प्पाई लोगों में, आज के लोगों में। हड़प्पा के लोग शंकर जी की पूजा करते थे, लिंग यौन की पूजा करते थे उस समय, आज भी हो रहा है। तमाम प्रकार के मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे लिंग यौन की पूजा हो रही है। हड़प्पा में कुछ इस तरीके से
मूर्ति या मोहरों पर जो चित्र बना है मिला है, जिससे पुरातत्वविद्ताओं ने अनुमान लगाया कि शंकर जी की मूर्ति रही होगी। योगासीन पुरुष की जो मूर्ति है। उसके बाद हड़प्पाई लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, आज भी हो रहा है पीपल के वृक्ष की पूजा। उसके बाद जल की पूजा तब भी होती थी, जल की पूजा आज भी हो रही है। गाय की पूजा आज हो रही है, लेकिन तब गाय की पूजा ना होकर के वृषभ की या बैल की पूजा होती थी। इस तरीके से हड़प्पाई सामाजिक जो धार्मिक जीवन है, आज का जो सामाजिक धार्मिक जीवन है, उसमें बहुत कुछ समानता पाई गई है। तो आज उन्हीं सब का अध्ययन हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सैंधवकालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन है, इसमें हम सबसे पहले आपको सामाजिक जीवन के विषय में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे सैंधव समाज जो है, उसका जो ये क्रम है, स्तरीकरण है, उसमें हम विद्वान को देखते हैं, उस समय का जो समाज। उसके बाद दूसरे पे योद्धा, जो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को देखता था। उसके बाद व्यापारी वर्ग आता था वहाँ पे। उसके बाद श्रमिक वर्ग। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हड़प्पाई समाज का जो स्तरीकरण है, जो एक ऊपर से नीचे का क्रम है, उसमें पहला विद्वान वर्ग आया, दूसरा योद्धा वर्ग आया, तीसरे पे व्यापारी वर्ग है और चौथे पे श्रमिक वर्ग है। वही सामाजिक स्तरीकरण आज के समय का जो समाज है उसका भी वैसे ही, बस केवल थोड़ा सा नाम परिवर्तित है। विद्वान वर्ग की जगह पे ब्राह्मण वर्ग, योद्धा वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग, व्यापारी वर्ग की जगह पे वैश्य वर्ग, और जो श्रमिक वर्ग है उस पर शूद्र को रखा गया है। यही आज का और हड़प्पाई लोगों का जो सामाजिक स्तरीकरण है, जो वर्ण व्यवस्था है, लगभग सेम वही है, सारी प्रक्रिया वही है, बस नाम में थोड़ा परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये प्राक रूप मान सकते हैं, जो समाज का स्तरीकरण है, इसका पुराना रूप मान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरे बिंदु में नगर नियोजन और भवन निर्माण के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों में बटा था। अगर हम इसकी बात करें, सैंधव समाज के जो भवन निर्माण और नगर निर्माण की बात करें, तो इसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि हड़प्पा में जो वहाँ का सैंधव सामाजिक जीवन था, वहाँ पे भी गरीब अमीर तबका रहता रहा। जैसे आज के समय में एक अनुमान लगाया जाता है कि भैया यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत वीआईपी भवन मकान बने हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, तो यह जरूर पैसे वाले लोगों का समाज रहता होगा। अब कहीं पे झुग्गी झोपड़ी है, लगता है कि यहाँ पे गरीब तबका जो है वह निवास कर रहा है। इसी तरीके की सामाजिक व्यवस्था हड़प्पा वर्ग में भी था, जहाँ पे अच्छे अच्छे भवन पाए गए, नगर का बहुत व्यवस्थित तरीके से विकास किया गया। उससे अनुमान लगा कि यहाँ पे जो शासक वर्ग है, जो पुरोहित वर्ग है, जो और विशिष्ट लोग हैं, यहाँ पे निवास करते थे। उसी तरीके का समाज आज भी है। तो यहाँ पे देखिए उसी के आधार पे यह अनुमान लगाया गया कि समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था। तो जो रक्षा प्राचीर है, जो वहाँ पे एक बाउंड्री बनाई गई, घेरा बनाया गया, जिससे जो दुर्ग बनाया गया जहाँ पे लोग रहते थे उसकी सुरक्षा हो सके। घेरे दुर्ग इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ संपन्न व्यक्ति, पुरोहित या शासक वर्ग रहा करता था। उसके बाद जो निचला नगर क्षेत्र है, वहाँ पे व्यापारी वर्ग
अधिकारी वर्ग, शिल्पी एवं सैनिक रहते थे। ध्यान दीजिए, जो हड़प्पा का जो दुर्ग वर्ग है, उस वर्ग में शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग रहता था। लेकिन जो निचला पूर्वी क्षेत्र है, जिसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा था, वहाँ पे व्यापारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, जो शिल्पकार थे वो रहते थे। उसके बाद जो सैनिक रहते थे वो निचले नगर या पूर्वी नगर में रहा करते थे। उसके बाद देखते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है, इसमें मोहनजोदड़ो से कुछ कुछ कक्ष प्राप्त होते हैं या कमरे प्राप्त होते हैं, जहां पे कुम्हकारों की बस्ती माना गया है। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई, वहां पे कुछ ऐसे कमरे मिले हैं। इन कमरों के जो वहां पे साक्ष्य मिला, उसके आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर जो बर्तन बनाने वाले वर्ग थे, कुम्हार वर्ग, वो वहां पे रहते रहे होंगे, क्योंकि बर्तन बनाने से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के साक्ष्य हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद चलते हैं बनावली। बनावली के उत्खनन से जब यहाँ पे उत्खनन किया गया तो यहाँ से व्यापारी और आभूषण बनाने वाले का मकान मिला। ध्यान दीजिए, बनावली से व्यापारी वर्ग और आभूषण बनाने वाले सोनार वर्ग था, यहाँ से उनका मकान मिला है। ठीक, उसके बाद लोथल में जब यहाँ पे खुदाई की गई, लोथल से बाजार वाली गली प्राप्त होती है। अर्थात लोथल से यह अनुमान लगाया गया, जब वहाँ खुदाई हुई, एक गली वहाँ से मिली है। गली में तमाम प्रकार की दुकानें रही होंगी, वहाँ से कुछ सामान मिला होगा, जिससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पे बाजार रहा होगा, जहाँ से लोग लेन देन किया करते थे, अपनी जरूरत की सामानों को खरीदा करते थे, बेचा करते थे। अर्थात बाजार वाली गली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। ध्यान दीजिए, लोथल एक बंदरगाह भी है, वहाँ पे अन्नागार भी मिला है। इस तरीके से वहाँ बाजार गली होना स्वाभाविक सी बात थी। उसके बाद देखिए, एक कुणाल नामा पूरा स्थल और नवसारों से, मुहरों से व्यापारिक वर्ग का अस्तित्व मिलता है। ठीक, कुणाल नामा पूरा स्थल और नवसारों से जो वहां से मुहर मिली है, वहां से व्यापारिक वर्ग का अस्तित्व मिलता है। उसके बाद देखते हैं वर्ग में विषमता, समाजीय वर्ग विषमता भी थी। ये तो सही बात है, जैसे हमने आपको बताया कि जो वहाँ पे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला में जो शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग रहता था, और जो निचला टीला है वहाँ पे व्यापारी, जो गरीब तबका है, इस तरीके के लोग रहते थे। तो इसका जो प्रमाण है वो धौलावीरा में देख सकते हैं। और जगह तो दो प्रकार के नगर मिले हैं, लेकिन जो धौलावीरा है, यहाँ के जो नगर है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, धौलावीरा परीक्षा में पूछा जाता है, हड़प्पाई कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहाँ पे 3 नगरों का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पे धौलावीरा है। भाई अगर 3 नगर, वहाँ पे 3 जो नगर है 3 क्षेत्रों में बटा है, तो इसका अनुमान यही लगाया गया है कि यहाँ पे जो अमीर वर्ग है वो रहता था, उसके बाद मध्यम वर्ग रहा होगा, फिर निचला वर्ग रहा होगा या गरीब तबका रहा होगा। अर्थात समाज यहाँ पे 3 वर्गों में बटा हुआ दिखाई देता। कहाँ पे? धौलावीरा में। अब देखिए, जब यहाँ पे ये 3 भागों में बटा, तो विद्वानों ने अनुमान लगाया कि समाज में दास प्रथा हो सकता रही हो, क्योंकि जब दास प्रथा और जगह जो मिला वो 2 ही वर्ग मिला है, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। लेकिन धौलावीरा में अनुमान लगा कि एक जो दास लोग रहे होंगे वो भी रहे होंगे, इसीलिए जो तीसरा क्षेत्र बना वहां पे रहने के लिए, वो वहां पे रहा। अर्थात धौलावीरा से दास प्रथा होने का अनुमान लगाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद हड़प्पा चलते हैं। हड़प्पा में श्रमिक आवासों की प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कौन सा हड़प्पाई स्थल है जहां से श्रमिकों के आवास का साक्ष्य मिला है। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा से
श्रमिकों के आवास का साक्ष्य प्राप्त होता है। उसी के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पे दास प्रथा रही होगी। उसके बाद ध्यान दीजिए, एक है विद्वान राम शरण शर्मा, उसके बाद व्हीलर महोदय हैं और गार्डन चाइल्ड महोदय। राम शरण शर्मा जी, व्हीलर महोदय और गार्डन चाइल्ड महोदय विद्वानों ने यही अनुमान लगाया कि सैंधव समाज में दास प्रथा जरूर रही। ठीक, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि दास प्रथा हड़प्पा सभ्यता में थी या नहीं थी, तो आपको लगाना है कि यहाँ पे दास प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए, अब आते हैं मूर्तियों पर। यहाँ देखिए, खुदाई से बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिली हैं। जब नारी मूर्तियां मिली हैं तो नारी मूर्तियों के आधार पर यह कहा गया है कि जो सैंधव कालीन समाज था वह मातृ सत्तात्मक था। यही पूछा जाता है प्रश्न कि हड़प्पाई समाज या सैंधव कालीन जो समाज था वह था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृ या पितृसत्तात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है कि जो हड़प्पाई या सैंधव समाज था वह मातृसत्तात्मक था। अब क्यों था? क्योंकि वहां पे जब खुदाई की गई तो बहुतायत मात्रा में यहाँ से नारियों की मूर्तियां मिली या स्त्री की मूर्तियां मिली हैं। ठीक, अब देखिए, आज के समय के हिसाब से जिस तरीके से महिलाएं तमाम प्रकार के कार्य करती हैं, खेती से संबंधित, घर का तमाम प्रकार से काम जो औरतें करती हैं, उसी तरीके का काम हड़प्पाई औरतें भी किया करती थी। अर्थात उनका भी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, हड़प्पाई जो महिलाएं हैं, यहाँ पे पूरा स्थल नवसारो, उसके बाद मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा। ध्यान दीजिए, नवसारो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से चक्की पीसते हुए और आटा गूंथते हुए औरत को दिखाया गया है। नवसारो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन पूरा स्थलों से चक्की पीसते हुए और आटा गूंथते हुए औरत को दिखाया गया है। अब आपको ध्यान देना है कि जो सिल लोढ़ा, उसके बाद जो चक्की, आज के समय में चक्की कम दिखाई देती है। जो चाक होता था पहले, उसी से गेहूं पीसा जाता था। गेहूं पीस करके फिर रोटी बनाई जाती थी। वो आज से लगभग 10 साल पहले औरतें आज के समाज में वही काम करती थी। आज के समय में थोड़ा परिवर्तित हो गया है कि आटा चक्की अलग से आ गई है, सब लाइट बिजली है, वहां से पीसा जाता है। लेकिन पहले की औरतें हाथ से चक्की पीसा करती थी। उसके बाद लेकिन पहले की तरह आज भी जो महिलाएं हैं, मतलब आज की तरह जैसे आटा गूंथ करके रोटी बनाई जाती, उसी तरीके से हड़प्पाई जो महिलाएं थी वो घर का पूरा काम काज संभाला करती थी। वो औरतें आज की औरतें के समान आटा गूंथ करके रोटी को बनाती थी। अर्थात पहले भी आटा पीसने की व्यवस्था थी, आज भी वही व्यवस्था है। अर्थात खाने में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमने इसकी चर्चा कर ली। उसके बाद अब आते हैं हड़प्पाई वस्त्र की बात करते हैं कि हड़प्पा के लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे। देखिए, यहाँ पे हड़प्पाई लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अर्थात हड़प्पाई लोग जैसे आज के समय में जो ऊनी कपड़ा होता है, आज के लोग ठंडी के मौसम में पहनते हैं सॉरी। उसके बाद जो सूती कपड़ा है उसका भी प्रयोग आज के लोग कर रहे हैं। यही सारी व्यवस्था हड़प्पा समय में भी थी। जो वहाँ का समाज था, जो वहाँ के लोग थे, कपड़े के तौर पर सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया करते थे। ठीक, अब दोनों वस्त्रों का प्रचलन वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से
जब खुदाई की गई, एक चांदी का जार मिला है या बर्तन मिला है। उस चांदी के बर्तन में लिपटे हुए सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से जब खुदाई की गई, एक चांदी का वहां से जार मिला है, उस जार से सूती कपड़े उस पर लिपटे हुए अवस्था में प्राप्त हुआ है। उसके बाद हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा से एक फेयंस का बर्तन मिला है। ध्यान दीजिए, हड़प्पा से एक फेयंस का बर्तन मिला है जिसके भीतर सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं। अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का अवशेष प्राप्त होता है। अब देखिए, दूसरा साक्ष्य मोहनजोदड़ो से और मिला है। मोहनजोदड़ो से एक पुजारी की मूर्ति मिली है। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से एक पुजारी की मूर्ति मिली है, जो पुजारी अपने कंधे पर एक साल को ओढ़े हुए है, जिस पर तिपतिया अलंकड़ बना हुआ है। उस पे एक अलंकड़ बना है तिपतिया ढंग का। कहाँ से मिला पुजारी? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे वस्त्र हो गया। उसके बाद आते हैं आभूषण। आभूषण के तौर पर श्रृंगार, जो आज के समय के हिसाब से, जैसे महिलाएं तमाम प्रकार के कान में, नाक में, हाथ में, पैर में, ये तमाम प्रकार के जो आभूषण पहना करती थी। पुरुष भी अंगूठी पहनता है, गले में सिकड़ पहनता है। उसी तरीके का आभूषण का पहनावा हड़प्पाई समाज में था। उस समय जैसे आज स्त्री पुरुष सोने का, चांदी का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से हड़प्पा का जो समाज था वह भी स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहना करते थे। अब देखिए, हड़प्पा की जब खुदाई की गई, यहाँ से एक श्रृंगारदान मिला है। श्रृंगारदान, जिसको आज महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान रखने के तौर पर प्रयोग करती हैं, वही श्रृंगारदान वहां से मिला है। उसका जो आकार है, उस श्रृंगारदान में अंडाकार चूड़ियां मिली हैं। भाई, आज की चूड़ियां गोला होती हैं, गोले आकार की, उसमें थोड़ा अंडे के आकार का, भाई उसमें फैशन रहा होगा उस तरीके की चूड़ियां बनाने। अर्थात हड़प्पा से एक श्रृंगारदानी मिली है जिसमें कुछ चूड़ियां पाई गई हैं जिसका आकार अंडे के आकार का है। अर्थात अंडे के आकार की चूड़ियां हड़प्पा के एक श्रृंगारदान से प्राप्त होती है। उसके बाद देखते हैं, नवसारो और मेहरगढ़ से कुछ मूर्तियां मिली हैं। उस मूर्तियों में, वो जो मूर्तियां हैं वो महिला की मूर्ति है। महिला की मूर्ति में उसके जो मांग है उसमें सिंदूर लगाया गया है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, कौन सा हड़प्पाई पूरा स्थल है जहां से सिंदूर का साक्ष्य मिला है या महिला के मांग में सिंदूर का साक्ष्य प्राप्त होता है? ध्यान दीजिए, वह है नवसारो और मेहरगढ़। आज की महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो सिंदूर का प्रयोग करती हैं। उसी तरीके से हड़प्पाई महिलाएं भी सिंदूर का प्रयोग किया करती थी। अर्थात सिंदूर लगाने की प्रक्रिया बहुत पुरानी हड़प्पा काल से चली आ रही है। वही परंपरा आज भी लोग निभाते चले आ रहे हैं। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं ऐसी लगाती हैं ताकि सिंदूर पता चल जाए कि हाँ, ये महिला सिंदूर लगाई है या हमने सिंदूर लगाई है। और कुछ महिलाएं थोड़ा इधर बाल की बगल में लगा ली या कुछ अंदर लगा ली, थोड़ा अब बाहर से ढक ली, मतलब उनको पता ही नहीं चलने देती कि हमारी शादी भी हुई है। आज का फैशन बहुत कुछ उन्होंने परिवर्तित कर दिया है। भाई, जब शादी हो गई, सिंदूर लगाना है तो लगाना है। फिर किसको ये नहीं पता देना है कि हमारी शादी नहीं हुई, किसके लिए बचा के रख रही हो सब। इसीलिए जो शादी की बात है, वहां पे भी शादी की व्यवस्था थी। ध्यान दीजिए, वहां पे भी शादी की व्यवस्था थी। हड़प्पाई जो औरतें थी वह भी सिंदूर लगाया करती थी। आज की महिलाएं भी सिंदूर लगाती हैं।
अर्थात वो परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है सिंदूर लगाने की। अब देखते हैं, मोहनजोदड़ो से एक तांबे की बाल पिन मिली है। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से एक तांबे की बाल पिन मिली है जिस पर एक कुत्ते का अंकन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मोहनजोदड़ो से एक बाल पिन मिली है जिस पर एक कुत्ते का अंकन है। वह कुत्ता क्या कर रहा है? वह कुत्ता एक हिरण के कान को काट रहा है। ठीक, उसके बाद हड़प्पाई जो लोग थे, अब इनके खाने पीने की व्यवस्था देख लेते हैं। हड़प्पाई लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हड़प्पाई लोग थे। आज के लोग भी हैं, मीट मुर्गा मछली हर लगभग लोग खा रहे हैं, और दाल चावल आज के लोग भी खा रहे हैं, उस समय के लोग भी खाते थे। गेहूं हुआ, जौ हुआ, मसूर, मटर, सरसों, तमाम प्रकार की फसलों का प्रयोग हड़प्पाई लोग भी करते थे, आज के लोग भी करते हैं। इस तरीके से अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते चलेंगे हड़प्पाई समय के और आज के समय में, तो समझना आसान हो जाएगा इतिहास को। इतिहास को कभी बोझ मत होने दीजिए, इतिहास को मजा लेके पढ़िए आप। इतिहास क्या गजब की चीज है, बस आप उसको अपने आप से जोड़ करके देखिए, बस पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। चाहे आप पाषाण काल के लोग को चर्चा करेंगे, चाहे हड़प्पाई लोग की चर्चा कर रहे हैं, बस आप केवल देखते जाइए कि उस समय के लोग क्या करते थे, आज के समय के लोग क्या करते, बस यही देखना है बस आपको। सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा इस इतिहास को समझना, कुछ नहीं भटकना है। बस हाँ, कभी कभी लोगों को पूरा स्थल याद करने में दिक्कत होती है, हाँ यहाँ से ये मिला, यहाँ से, लेकिन आप जब कई बार पढ़ेंगे तो आपको वो भी याद हो जाएगा। इतिहास को आप क्रमबद्ध पढ़ेंगे। इतिहास ऐसी विधा ही है कि लोगों के द्वारा किए हुए कार्यों को जब हम क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वही इतिहास है। आप इसको उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ सकते इतिहास को। इतिहास को आपको क्रमबद्ध ही पढ़ना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि पहले हम पाषाण काल पढ़ लें फिर जाके आज़ादी के बाद का पढ़ लें, कुछ नहीं समझ पाएंगे। आपको अगर क्रमबद्ध रूप से समझना है, आपको कई बार पढ़ना होगा इतिहास को, तभी आपको समझ में आएगा। जब एक बार आप पढ़ लिए, पूरा समझ लिए कि पाषाण काल के बाद हमें हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, उसके बाद आगे प्राचीन इतिहास में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद फिर मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या हमें पढ़ना है, फिर हमें आधुनिक युग में क्या पढ़ना है। इस तमाम प्रकार की जो इतिहास की चीजें हैं आपको क्रमबद्ध ही समझ में आएंगी। 250 ईसा पूर्व की बात करते करते आप ले जाकर के अकबर के काल को नहीं घुसा देंगे। अर्थात जो चीजें हमें हड़प्पा सभ्यता में मिली हैं आपको वहीं से पढ़ना। हड़प्पा के बाद धीरे धीरे क्रमबद्ध होते हुए जब ईसवी 0 पे आएगी, जहाँ से ईसवी सन की शुरुआत होती है, उसके बाद एक बढ़ते क्रम में जो आज हम पहुँचे हैं, इन सबका इतिहास आपको क्रमबद्ध पढ़ने पे ही मजा आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इतिहास को समझ सकते, बोझ मत बनने दीजिए। तो आइए फिर देखते हैं खान पान में। पहले भी गेहूं चावल इन तमामों का प्रयोग जो खान पान की चीज आज भी प्रयोग करता था, आज भी कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। उसके बाद मनोरंजन की बात कर लेते हैं। मनोरंजन की बात करेंगे, आज का जो मनोरंजन तमाम प्रकार के, भाई आज के समय में मोबाइल है, इन मोबाइल का प्रयोग बच्चे या तमाम लोग उसी में व्यस्त हैं। अगर उसके बाहर की दुनिया को देखें तो क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, शतरंज है, घुड़दौड़ है, तमाम प्रकार का जो खेल है
गिल्ली डंडा आज के समय में भी है, हाँ उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वो भी था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। हड़प्पा से मिट्टी के बने हुए 7 पासे मिले हैं। अब उसके बाद मोहनजोदड़ो से भी पासे का साक्ष्य मिला है। ध्यान दीजिए, पासा का खेल हड़प्पा में भी मिला है और मोहनजोदड़ो में मिला है। उसके बाद आते हैं हड़प्पा से लट्टू मिला है, जो लट्टू आज के भी बच्चे खेलते हैं, उस समय भी प्रचलन था लट्टू का। उसके बाद राखी गढ़ी से भी लट्टू की खेल का साक्ष्य मिला है, अर्थात हड़प्पा और राखी गढ़ी से भी लट्टू की खेल का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद लोथल, लोथल से खेलने के 2 बोर्ड मिला है। ध्यान दीजिए, लोथल नामक पुरा स्थल से खेलने के 2 बोर्ड प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से टेराकोटा के मुखौटे व कठपुतलियों का साक्ष्य मिला। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पकी हुई मिट्टी के जो खिलौने हैं उसका एक मुखौटा मिला है और कठपुतली का साक्ष्य मिला है। ठीक, अब आते हैं धार्मिक स्थिति के विषय में। ठीक, अब इसमें क्या है, पहले हम देखते हैं हड़प्पा समाज में कि मातृ देवी की पूजा और पुरुष की पूजा। बस थोड़ा सा तुलनात्मक आज के समय के हिसाब से आपको करना होगा, तभी समझ में आएगा। आज की जो पूजा पद्धति है, समाज की जो महिला वर्ग जो मातृ देवी की पूजा की, जैसे दुर्गा जी की पूजा हो गई, सरस्वती जी की पूजा हो गई, काली जी की पूजा है, इन तमाम प्रकार की जो देवियां हैं उनकी पूजा आज के समय में भी चल रही है और प्राचीन जो सैंधवकालीन समाज है उस समय भी उनकी पूजा हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पे मुहरों से प्राप्त नारी मूर्तियों से इन जो तमाम प्रकार की मूर्तियां बहुतायत संख्या में मिली हैं, उससे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पाई जो लोग थे वह नारी शक्तियों की पूजा किया करते थे। अब उसमें क्या है, देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं बनावली से बहुत बड़ी संख्या में नारी की मूर्तियां मिली हैं। आप समझिए, हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो है, बनावली से खुदाई के दौरान काफी मात्रा में नारी की मूर्तियां मिली हैं, स्त्री की मूर्तियां मिली हैं। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा से एक मुहर मिली है। ध्यान दीजिए, हड़प्पा से एक मुहर प्राप्त हुई है, जिस मुहर पर सिर के बल खड़ी एक स्त्री की है। अर्थात बात करेंगे हड़प्पा से एक मुहर की प्राप्त हुई है, जिस मुहर पे, जैसे मान लीजिए मुहर है, इस पे जो चित्र बना है उस पे ऐसे लगा है कि यह महिला सर के बल, सर नीचे है, पैर ऊपर करके खड़ी हुई है। अब उसमें क्या है, इस स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। इसे मार्शल महोदय ने कहा कि यह जो मूर्ति है, जो खड़ी मूर्ति है, वह पृथ्वी माता की है। ठीक, कि जो यहाँ पे हड़प्पा से सिर के बल खड़ी हुई मूर्ति मिली है, जिसे गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, कि मार्शल महोदय ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी माता की रही होगी। उसके बाद इन्होंने कहा पृथ्वी माता का यह प्राचीन रूप है, पुराना रूप है, अर्थात उस समय पृथ्वी की पूजा उर्वरता की शक्ति के रूप में होती थी। अर्थात कह सकते हैं कि जो हड़प्पाई लोग हैं पृथ्वी को उर्वरता की देवी समझते थे। अब देखिए, इसी मुहर के जो दूसरी तरफ है, एक तरफ स्त्री की मूर्ति बनी है, दूसरी तरफ एक पुरुष से बनाया गया है, जो एक शस्त्र लिए खड़ा है तथा हाथ उठाए
एक स्त्री खड़ी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हड़प्पा से जो मुहर मिली है उस पर एक महिला का चित्र बना है, एक स्त्री का चित्र बना है जो सर के बल खड़ी हुई है, जिसका पैर ऊपर है, उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, जिससे मार्शल महोदय ने कहा यह पृथ्वी माता की कि इसका आदि रूप है, अर्थात पृथ्वी की पूजा उर्वरता की शक्ति के रूप में हुआ। उसी मुहर पर जो दूसरा पार्ट उसका है उस पर एक महिला का चित्र बना हुआ है, ठीक, और एक पुरुष का चित्र बना हुआ है। जो पुरुष का चित्र है वो हाथ में एक शस्त्र लिए हुए है और जो महिला है वो अपने हाथ को ऐसे ही उठाए हुए है। उससे अनुमान लगाया इतिहासकारों ने कि यहाँ पे देवी की पूजा करने हेतु बलि दी जाती रही होगी, अर्थात अगर बलि की बात करें तो महिला की बलि हो सकती है। उर्वरता की देवी जो है उसको खुश करने के लिए वहां के लोग महिला की बलि देते रहे होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से एक मुहर, बेलनाकार मुहर मिली है। कालीबंगा से एक बेलनाकार मुहर मिली है। इसमें क्या है, एक औरत है दो पुरुषों से घिरी हुई है जो उसके सर पर तलवार रखे हुए अंकित है। यहाँ से एक, अब यहाँ पे देखिए कालीबंगा हड़प्पा से तो मिला बलि प्रथा का समर्थन करते हुए मुहर। उसके बाद कालीबंगा से भी यही मिला, एक बेलनाकार मुहर मिली है, उसमें एक औरत है, उसको दो पुरुष घेर कर खड़े हैं और उसका जो सर है उस पर एक तलवार रखे हैं। साथ इससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर भी बलि प्रथा का प्रचलन था, वो भी स्त्री का बल। अब देखिए यहाँ से एक मिट्टी की पट्टिका प्राप्त हुई है जिससे पशु बल की पुष्टि होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सैंधवकालीन सभ्यता में जो महिला वर्ग है उसकी भी बलि दी जाती थी, अर्थात पशु बलि भी दी जाती है और मनुष्यों की बलि दी जाती थी। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है हड़प्पा और कालीबंगा में दोनों जगह महिला का जो बलि है वह दिखाया गया है कि इसकी बलि दी जा रही है। उसके बाद चलते हैं बलूचिस्तान। यहाँ पे तो बलि दी गई, लेकिन जब बलूचिस्तान पहुंचते हैं वहां की जब खुदाई की गई वहां पे एक स्त्री की मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसका जो रूप है वह रौद्र रूप है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो भाई बलि दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो मुहर मिली है जो मिट्टी की मूर्ति में उसमें स्त्री की रौद्र रूप है। जैसे आज की महिलाएं हैं, लड़ पड़ती, झगड़ पड़ती है, पटक देती है, लात बाल पकड़ के जो मराई होती है वही, मतलब उसका जो रौद्र रूप है वही यहाँ पे बलूचिस्तान में मिला है, अर्थात बलूचिस्तान के मृदभांडों से रौद्र रूप धारण की हुई महिला का चित्रांकित मिला है। उसके बाद चलते हैं फिर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। अतः कह सकते हैं कि सैंधव के लोग, उनका देव परिवार है, उसमें मात्र देवियां सर्वोपर थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो स्त्री की मूर्ति मिली है वहां पे यह अनुमान लगाया गया कि जो देवता का, देवियों का रूप था उसमें जो देवी की मूर्तियां हैं वो सर्वोपर थी। उसके बाद ये तो देवी की बात हो गई। अब आते हैं पुरुष देवता की। पुरुष देवता में सबसे महत्वपूर्ण शंकर जी, कल भी पूजा आज भी पूजा। तो यहाँ पे देखिए मैके महोदय, इन्होंने मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की तो वह यहाँ से उन्हें एक पशुपत की मुहर मिली है। ध्यान दीजिए, मैके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक पशुपत की मूर्ति मिली है
इस मुहर पर 7 अक्षरों का लेख भी मिला है। अब इसे जब यहाँ पे मैके महोदय को मिला तो मार्शल महोदय ने जब उसका अध्ययन किया तो उन्होंने कहा भैया यह ऐतिहासिक काल के रुद्र शिव हैं, अर्थात रुद्र शिव का जो प्राक रूप है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अब उसके बाद देखिए इसमें पुरुष देवता त्रिमुखी है। जो पुरुष देवता है उसमें 3 सर हैं, 3 मुख वाले हैं और जो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। उसके बाद उनके सिर पर एक सींग है। इस मुहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशुओं का अंकन है। अब ध्यान दीजिए जो यहाँ पे मैके महोदय को पशुपति की मुहर मिली जिसे मार्शल महोदय ने कहा यह शिव का रुद्र रूप है, आदि रूप है, वह पुरुष त्रिमुखी है। और जो पद्मासन मुद्रा में बैठा है वह पुरुष, उसके सर पर एक सींग है। उसके बाद उस जो सींग वाला पुरुष है उस पर जो मुहर है 5 प्रकार के 6 पशुओं का अंकन है। आपको थोड़ा ध्यान देना है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। देखिए जो पुरुष है उसके दाहिनी ओर बाघ और हाथी, बाईं ओर गैंडा और भैंसा बना है। ठीक, अब उसके नीचे 2 हिरण के बच्चे उछल रहे हैं, अर्थात जो पुरुष हैं दाहिनी तरफ। ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें थोड़ा आसान भाषा में, तो जो दाहिना हाथ होता है थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है कि मजबूत की तरह बाघ और हाथी दोनों मजबूत हैं। ठीक, दोनों दाहिने साइड में हैं। उसके बाद गैंडा और भैंसा दोनों थोड़ा कमजोर तरीके से समझे तो दोनों बाएं हाथ में हैं। ठीक, और उसके नीचे 2 हिरण के बच्चे हैं। ठीक, यही देखिए। उसके बाद फिर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो में एक श्रृंग मुकुट मिला है, सींग का बना हुआ मुकुट मिला है जिस पर त्रिभुजी आकृति वाला देवता योगासन मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक, एक चौकी है जिस पर त्रिमुखी आकार का देवता योगासन मुद्रा पर बैठा है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से एक मिट्टी की और मुहर मिली है जिस पर योगासीन मुद्रा में बैठी हुई मानवाकृति मिली है जिसके अगल बगल पुरुष हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए पुरुष के पीछे एक सर्व फल लगा हुआ है। ठीक, अब चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कोट दीजी पादरी से मृदभांडों पर सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। ध्यान दीजिए, कालीबंगा कोट दीजी पादरी से जो मृदभांड मिला है उस पर सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। फिर अब देखते हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक तांबे का फलक मिला है जिस पर धनुष बाण लिए हुए एक पुरुष खड़ा हुआ है। कुछ इतिहासकार इसको जो पुरुष है उसे कहा है कि यह शिव और किरात का आदि रूप है। इस तरीके से हड़प्पा जो धार्मिक जीवन है उसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग का जो पूजा का प्रमाण है वो मिला है, आज के समय में मिला है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए जो धर्म है, धर्म में इसमें और तमाम प्रकार के जो चीजें हैं जैसे वृक्ष पूजा, जल पूजा, सर्प पूजा, इसका अध्ययन भी एक एक करके हम देखेंगे।
दोस्तों, हड़प्पाई लोग नारी पूजा और पुरुष पूजा के साथ साथ कुछ प्राकृतिक चीज़ों की भी पूजा किया करते थे, जिसके अंतर्गत हड़प्पाई लोग वृक्षों की पूजा करते थे। वृक्षों में सबसे पवित्र जो उनकी पूजा करने का वृक्ष था वो था पीपल। पीपल वृक्ष की पूजा हड़प्पाई लोग किया करते थे। आज भी है। आज के समय में जो आज का समाज है वह पीपल वृक्ष की पूजा करता है, नीम की पूजा करता है, तुलसी की पूजा करता है। ये तमाम प्रकार के जो पेड़ हैं उसकी पूजा मनुष्य आज भी कर रहा है और हड़प्पा सभ्यता के लोग भी किया करते थे। अब यहाँ पे देखिए, मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मुहर मिली है। उसके बाद पीपल हुआ, बबूल, नीम, खजूर एवं ताड़ के वृक्षों का अंकन मुहरों पर मिलता है। ध्यान दीजिए, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि किन वृक्षों का अंकन हड़प्पाई मुहरों पर मिलता है, उसमें आपको ध्यान देना है। जैसे पीपल है, बबूल है, नीम है, खजूर है, ताड़ है। इन तमाम वृक्षों की जो आकृति बनी है हड़प्पाई मुहरों पर मिलती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिली है, जिसमें 2 व्यक्ति अपने हाथ में एक एक वृक्ष लिए खड़े हुए हैं। इससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि जो व्यक्ति हैं जो अपने हाथ में वृक्ष को लिए हुए है वह उसे पूजा के लिए ले जा रहा होगा। अब देखिए, अगले बिंदु में एक और मुद्रा यहाँ से मिली है, जिसमें भुजंग धारण मतलब सर्प को धारण किए हुए एक नग्न देवता को वृक्ष की शाखाओं के मध्य खड़ा हुआ दिखाया गया है। आपको समझना यहाँ पे, एक तो वहां से मुद्रा मिली है सिंधु सभ्यता से, जिस पर एक नग्न देवता है जो वृक्ष की शाखाओं के बीच में खड़ा हुआ उसे दिखाया गया है, और इसके बगल में एक उपासक है जो श्रद्धा भाव से उसके सामने खड़ा हुआ है और बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए, इसी में 7 नारियां एक पंक्ति में सिर पर पीपल की टहनी लगाए हुए हैं। ये जो मुद्रा पर नग्न अवस्था में वृक्षों के बीच में खड़ा हुआ उपासक है, जिसके बगल में व्यक्ति जो उपासक खड़ा हुआ है उसके बगल में 7 की संख्या में महिलाएं खड़ी हुई हैं जो अपने सर पर पीपल की जो टहनी होती है वह रखे हुए हैं। अब उसके बाद देखिए, ये तो रही वृक्ष की पूजा, जिसमें पीपल वृक्ष की पूजा सामान्यतः होती थी। अब उसके बाद पशुपत पूजा की बात कर लेते हैं। पशु में जो पशु की पूजा थी उसमें एक सींग वाले पशु का सर्वाधिक महत्व था। जो एक श्रृंगी पशु था उसका सबसे ज्यादा महत्व था। उसके बाद देखिए, कुबड़ वाला जो बैल है या सांड है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसे सबसे पवित्र पशु माना गया है। अर्थात इसमें आपको दोनों देखना है कि एक श्रृंगी बैल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सिंधु सभ्यता का, और जो कुबड़ वाला बैल है वह सर्वाधिक पवित्र पशु माना जाता है। जो यह बैल है इसे शक्ति के प्रतीक के रूप में इसकी पूजा की जाती है। सिंधु सभ्यता के लोग जो बैल है इसकी पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में किया करते थे। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से एक संश्लिष्ट पशु आकृति मिली है। जो मुहर है उसी पर यह चित्र बना हुआ है, जिसमें
दो सिर वाले बकरे, और जो तीसरा सिर इसका है वह भैंसे का है। अर्थात जो पशु आकृत मुहर पर बनी है उसमें 3 सिर बनाए गए हैं, जिसमें 2 सिर बकरे का है और 1 सर भैंसे का बनाया हुआ है। मतलब संयुक्त पशु मूर्ति है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद देखिए, फिर मोहनजोदड़ो से एक और ताम्रपट्ट मिला है जिस पर संयुक्त पशु आकृति बनी हुई है। इस पर भी संयुक्त रूप से पशु की आकृति बनाई गई है। इसमें क्या है कि संपूर्ण शरीर जो पशु है उसका जो संपूर्ण शरीर है वह है, और उसका जो सूंड है वह हाथी का बनाया गया है। अर्थात जो शरीर है और जो सूंड है वह हाथी का बनाया गया है, किंतु जो उसका सिर है वह सींग युक्त बैल का है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखते हैं, मोहनजोदड़ो से एक और मुद्रा मिली है जिस पर अर्धमानव एवं अर्ध पशु आकृतियों को एक श्रृंगी बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ पे पशु की पूजा हो गई। अब चर्चा करते हैं नाग पूजा की। नाग पूजा आज भी होती है, नाग पंचमी की छुट्टी भी होती है। अब तो आप समझ लीजिए, हड़प्पा काल से चली आ रही यह पूजा की विधि आज भी उसी तरीके से समाज में व्याप्त है। लोग उसी श्रद्धा के साथ, उसी आस्था के साथ मनाया करते हैं। नाग पंचमी के दिन सरकार छुट्टी भी कर देती है। ठीक, अब देखिए, नाग पूजा का प्रमाण लोथल से मिला है। और कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ध्यान दीजिए, नाग पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल से मिला और मोहनजोदड़ो से मिला। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो वहां से एक मुद्रा मिली है जिस पर एक देवता के दोनों ओर एक एक नाग दिखाए गए हैं। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिली है जिसमें एक देवता को दिखाया गया है, जिसके बगल में एक एक नाग को दिखाया गया है। उसके बाद लोथल से क्या मिला? लोथल से एक ताबीज मिली है। ताबीज, जैसे लोग ताबीज पहनते हैं वही ताबीज है। एक ताबीज मिली है जिस पर एक नाग को चबूतरे पर लेटे हुए दिखाया गया है। जो ताबीज मिली है लोथल से, उस पर एक नाग बना हुआ है जो चबूतरे पर लेटा हुआ है। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे जब ताबीज मिली सिंधु सभ्यता से, तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि अगर ताबीज मिली है यहाँ से तो हड़प्पाई लोग भूत प्रेत में विश्वास करते रहे होंगे। आज के समय में भी जो ताबीज लोग पहनते हैं, इन्हीं प्रेत आत्माओं से बचाव के लिए पहनते हैं। ठीक, अर्थात भूत प्रेतों में विश्वास हड़प्पाई लोग भी करते थे और आज भी लोग किया करते हैं। उसके बाद देखिए, लिंग यौन की पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई। लिंग यौन की पूजा हड़प्पा काल से शुरू हुई, जो आज भी उसी तरीके से चल रही है। शंकर भगवान की पूजा अगर की जाती है, लिंग यौन की रूप में की जाती है। ठीक, अब देखिए, कालीबंगा से जब यहाँ से हाल ही में खुदाई हुई तो टेराकोटा की लिंग यौन पीठ की प्राप्ति हुई है। कहाँ से? कालीबंगा से। उसके बाद पक्षी पूजा की बात कर लेते हैं। पक्षियों की पूजा भी हड़प्पाई लोग किया करते थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किया करते थे। अब इसमें 2 पक्षी हैं, एक फाक्ता है। फाक्ता नामक जो पक्षी है उसे फाक्ता को बाज कहा गया है। बाज जो पक्षी है इसे एक पवित्र पक्षी के रूप में सिंधु सभ्यता के लोग मानते थे, उसकी पूजा करते थे। उसके बाद एक हाजा पक्षी है। हाजा पक्षी को मोर पक्षी के रूप में जाना गया है। इसकी पूजा भी हड़प्पाई लोग किया करते थे। अर्थात परीक्षा में पूछा जाता है फाक्ता पक्षी संबंधित है हड़प्पा काल से, या और कोई दे दिया ऑप्शन तो आपको हड़प्पा लगाना है। अर्थात जो फाक्ता है वह बाज पक्षी है। हड़प्पाई लोग उसे बहुत पवित्र मानते थे। और जो हाजा पक्षी है
हाजा पक्षी मोर है, जिसकी पूजा भी हड़प्पाई लोग किया करते थे। ठीक, अब देखिए स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह सैंधव सभ्यता में भी मान्य था, आज भी मान्य है। अक्सर घरों में स्वास्तिक चिन्ह बनाए गए हैं, जिस पर तमाम प्रकार के अंक लिखे, गिनती लिखी रहती है। तो वही स्वास्तिक चिन्ह है, तब भी चल रहा था। यही आपका स्वास्तिक चिन्ह है, तब भी मान्य था। पूजा सैंधव काल से शुरू हुई, और आज भी वैसे ही चल रही है। इस तरीके से हिंदू धर्म में इसका संबंध चतुर्भुजी ब्रह्मा के रूप में हुआ है, विष्णु के रूप में, और सूर्य देवता की पूजा इस स्वास्तिक चिन्ह के माध्यम से की जाती है। तब भी की जाती थी, और आज भी उसी तरीके से इसकी पूजा की जा रही है। इस तरीके से हमने देखा कि जो सैंधव सभ्यता है, वहाँ पे जो धार्मिक सामाजिक व्यवस्था थी, आज भी लगभग उसी तरीके की व्यवस्था समाज में प्रचलित है, लोग अपना रहे हैं। बस आपको थोड़ा को लेकर के थोड़ा तुलनात्मक ढंग से अध्ययन जानना है, बहुत आसानी से आपको इतिहास समझ में आ जाएगा। अब देखिए जल पूजा। जल पूजा भी सैंधव सभ्यता के लोग किया करते थे, आज भी हो रहा है। जैसे संगम पे, हरिद्वार में, नासिक में, इस तरीके से जहाँ व्यक्ति जा कर के एक श्रद्धा के भाव से अपने पाप को धोता है, जल की पूजा करता है, वो जल की पूजा परंपरा हड़प्पा काल से चली आ रही है, आज भी चल रही है। उसके बाद देखिए कालीबंगा, लोथल और संघोल, ये जो हड़प्पाई पुरा स्थल है, यहाँ से अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है। ठीक, और जो अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, इसी के माध्यम से यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे यज्ञ के माध्यम से पूजा होती नहीं होगी। अग्निकुंड के माध्यम से यह अनुमान लगाया गया कि सैंधव सभ्यता के लोग यज्ञ के माध्यम से देवताओं को खुश करते रहे होंगे, उसके माध्यम से पूजा करते रहे होंगे। जो तमाम प्रकार के कर्म कांड हैं, उसको क्रियाकलाप करते रहे होंगे। उसके बाद देखिए बनावली से, बनावली नामक पुरा स्थल से अग्निकुंड के बहुत अस्पष्ट प्रमाण मिला है। यहाँ पे कर्मकांडी महत्व के साथ जो है अर्धगोलाकार या मेहराबदार संरचनाएं मिली है। जो अग्निकुंड है, जो कर्मकांड के लिए बनाई गई थी, उसकी जो संरचना है वह अर्धगोलाकार है या मेहराबदार बनाया गया उसे। उसके बाद देखिए राखी गढ़ी, राखी गढ़ी से भी अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है। ठीक, अब योग, जो योग का प्रचलन आज बाबा रामदेव जी के माध्यम से जो अपनाया गया है, जो समाज में फैलाया गया, पूरे विश्व में फैलाया गया है, वो योग की क्रियाएं सैंधव काल से चली आ रही हैं। जैसे हमने आपको बताया मोहनजोदड़ो से जब खुदाई की गई, योगासन मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके बगल में दाहिने साइड बाघ और हाथी है, बाएं साइड में गैड़ा और भैंसा है, नीचे दो हिरण हैं। इस तरीके से जो योग की क्रियाएं आज चल रही हैं, वो सारी क्रियाएं हड़प्पा काल से चली आ रही हैं। इस तरीके से सैंधवकालीन सभ्यता और आज के समय की जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति है, उसमें बहुत कुछ समानताएं आज भी हैं, चल भी रही हैं और यह चलती रहेंगी। तो मित्रों, ये जो आज की क्लास है, ये सैंधव
सभ्यता की जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति हमने बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन किया। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कोशिश की है कि जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सब आपको उपलब्ध करा दिए जाए। तो इस तरीके से अब मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो धन्यवाद।